हेलो दोस्तों, नमस्कार। लक्ष्य कॉमर्स कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए चर्चा करते हैं कि पार्ट 1 हमारा है, यहाँ से कौन कौन से टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं। और सिलेबस हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें ही समझा दिया था। 4 भागों में बटा हुआ था हमारा सिलेबस। और ये वाला जो पार्ट है, सबसे मेन पार्ट 1, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। और उसके जो इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं उनको हम बता देते हैं, उसी हिसाब से आप तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आ रहा है टॉपिक विषय प्रवेश। ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने पहले भी कर दी और हम फिर कर रहे हैं। देखिए, विषय प्रवेश में जो कक्षा 9th में आप लोग कॉमर्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ये बताना होगा आपके लिए कि कॉमर्स है तो है क्या चीज़। और इसके लिए वैसे तो एक सेफ वीडियो है बनी हुई, मैंने पिछली वीडियो में बताया, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बता दें। देखिए, जितना भी आज हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं उद्योग धंधों का ही बना हुआ है। जी हाँ, इसका मतलब है कि वर्तमान समय औद्योगिक युग का समय है। इस समय जितना भी हम अपने चारों ओर देखते हैं वो सब उद्योग धंधों का बना हुआ है। अगर मैं शर्ट पहना हूँ तो ये भी घर की बनी हुई नहीं है, किसी न किसी फैक्ट्री की बनी हुई है। पेन की बात करूँ, फैक्ट्री का बना हुआ है। जिसमें हम पढ़ा रहे हैं व्हाइट बोर्ड, ये भी फैक्ट्री का बना हुआ है। आप जिस मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं वो भी किसी न किसी कंपनी फैक्ट्री का बना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि आज के समय में आप अपने चारों ओर देखिए, जितना कुछ भी दिखाई देता है वो सब कहाँ का है, उद्योग धंधों का है। तो उद्योग धंधों का जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन का जो एंड होगा जाकर के, वो कहाँ होगा जाकर के, कंजम्पशन पे होगा, उपभोग पे होगा। तो उत्पादन से उपभोग तक के बीच में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो सब हमको कॉमर्स में पढ़ने होते हैं। इसमें बिजनेस भी आ जाता है, इसमें अकाउंटिंग भी आ जाती है, लेखांकन का कार्य भी आ जाता है, व्यापार भी आ जाता है, यातायात भी आ जाता है, कम्युनिकेशन भी आ जाता है, सब कुछ इसमें शामिल है। कहने का मतलब है कि जैसे ये पेन किसी फैक्ट्री में बनने के बाद जब तक इसका एंड नहीं हो जाता है, जितने लोग इससे जुड़े हुए होंगे सबका एक ही उद्देश्य होगा, वो होगा लाभ कमाना। यानी जिन जिन क्रियाओं से मनुष्य लाभ कमाने की बात करता है तो वह सब किस में आती हैं, कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। यही हमारा क्या है, विषय प्रवेश है। अब विषय प्रवेश के बारे में संक्षेप में समझने के बाद हम बात करते हैं किस पे, दोहरा लेखा प्रणाली पे। अब ये दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, डुअल एंट्री सिस्टम इसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहरा लेखा प्रणाली के जो जन्मदाता है वो ल्यूकस पैसिओली हैं। कहीं कहीं पर लूकस लिखा होता है, कहीं कहीं ल्यूकस लिखा हुआ होता है। तो ये जो जन्म दिया है वो किसने दिया है, कहीं कहीं तो आपको ऐसे लूकस मिलेगा और कहीं कहीं पर ल्यूकस पैसिओली मिलेगा। देखिए, ल्यूकस पैसिओली जो थे वो एक गार्डनर थे, माली थे, और बाग में अपने पौधों को पानी देते थे। देते देते उन्होंने ये देखा कि हम पौधों को पानी दे रहे हैं तो पौधे हमारे लिए क्या देते हैं, कुछ ना कुछ फल या फूल देते हैं। तो यहीं से उनके दिमाग में एक बात आई कि कोई भी अगर लेन देन होता है वो कितने पक्षों में होता है, 2 पक्षों में होता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, डी कंप्यूटिसेट स्क्रैप्चरिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस पुस्तक का नाम। ल्यूकस पैसिओली की जो पुस्तक है डी कंप्यूटिसेट स्क्रैप्चरिस, इसका नाम है। और इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली का जो प्रतिपादन किया वो ऐसे ही किया कि कोई भी लेन देन होता है वो कम से कम 2 पक्षों में होता है, एक खरीदने वाला और दूसरा बेचने वाला। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, एक क्रेता एक विक्रेता, एक लेने वाला एक देने वाला, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, एक सेवा पाने वाला तो दूसरा सेवा देने वाला। इस तरह से प्रत्येक लेन देन यदि 2 स्थानों पर लिखा जाए तो गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। इसमें प्रत्येक लेन देन को कितने बार लिखा जाता है, 2 बार लिखा जाता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ओके, तो दोहरा लेखा प्रणाली जरूर आएगा। इसके गुण, लाभ और दोष इत्यादि के बारे में भी आते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी प्रणाली है। इसके गुण कौन कौन से हैं, तो या लाभ कौन कौन से हैं, लाभ कह लो या इसकी विशेषताएं कह लो, ठीक है, या गुण कह लो, ये सब एक ही हैं। देखिए, नंबर 1 है
वैज्ञानिक प्रणाली। जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो कैसी प्रणाली है? वैज्ञानिक प्रणाली है। नंबर 2 है दो पक्षों में लेखा, यानी इसमें दोहरा लेखा प्रणाली में जितने भी लेन देन होते हैं कितने पक्षों में लिखे जाते हैं? 2 पक्षों में लिखे जाते हैं। नंबर 3 है स्पष्ट हिसाब किताब, यानी इसके अंतर्गत जो लेन देन है उसका जो रिजल्ट निकलता है वो कैसा होता है? स्पष्ट होता है। क्यों होता है स्पष्ट? क्योंकि मनुष्य से गलती एक स्थान पर हो जाएगी, हर जगह पर गलती नहीं होगी। अगर आप ही किसी भी लेन देन को 2 जगह लिखते हैं तो इसका मतलब अगर एक जगह गलत भी लिख गया तो दूसरी जगह अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पष्ट हिसाब किताब की भी प्रणाली है। नंबर जो 4 है छोटे व बड़े व्यापार के लिए। देखिए इस प्रणाली में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो बिजनेस है वो छोटा है या बड़ा है। ठीक है, और 5वीं कम खर्चीली, यानी इस प्रणाली को अगर आप अपनाते भी हैं तो बहुत खर्चीली नहीं है, कम ही खर्चीली है, क्योंकि प्रत्येक लेन देन को केवल 2 कॉलमों में लिखा जाता है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा स्पेस घेरा जाता हो, इसलिए जो प्रणाली है वो कैसी है? कम खर्चीली प्रणाली है। और 6ठा है लोच का गुण। देखिए 9th के जो बच्चे हैं वो लोच शब्द से बहुत प्रभावित होते हैं। ये लोच क्या चीज़ होती है? देखिए आप अपनी आवश्यकता के अनुसार से जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, जितना घटाना चाहो घटा लो, इसी गुण को हम क्या कहते हैं? लोच का गुण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रणाली में लोच का भी गुण पाया जाता है। और जो 7वां पॉइंट है, देखिए कितने भी आप ऐसे इस तरह से हेडिंग्स बनाते चले जाइए और बनती चली जाएंगी, समय की बचत। इस प्रणाली में जब लेन देन हम 2 जगह लिखते हैं तो उस टाइम तो भले ही 1-2 सेकंड ज़्यादा लग जाए, लेकिन बाद में कभी वाद विवाद की स्थिति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो लेखा जोखा होता है वो 2 स्थानों पर होता है, इसलिए वो अपने आप करेक्ट होता चला जाता है। और 8वां पॉइंट है न्यायालय में मान्यता, यानी इस प्रणाली के लिए न्यायालय भी मान्यता देता है। ठीक है, और 9वां पॉइंट है वर्तमान की सबसे लोकप्रिय, वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा अगर प्रसिद्ध है तो वो कौन सी प्रणाली है? दोहरा लेखा प्रणाली है। और ऐसे हम लिखेंगे तो 2-4 पॉइंट और आप आगे बढ़ा दीजिएगा, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो इस तरह से ये हमारी दोहरा लेखा प्रणाली, यानी प्रत्येक लेन देन को 2 बार में लिखना ही हमारी कौन सी प्रणाली कहलाता है? दोहरा लेखा प्रणाली। ये जरूर आएगा आपके लिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो देख लीजिए, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला आता है जर्नल। ये जर्नल क्या होता है? जर्नल, जर्नल को अंग्रेजी हम JOURNAL जर्नल कहते हैं। इसकी जो उत्पत्ति है जोर शब्द से हुई है। जोर का मतलब जो होता है वो किससे होता है? डे बुक से होता है। यानी इसके अंतर्गत पूरे दिन में जितने भी लेन देन होते हैं उन लेन देनों को एक स्थान पर क्रमबद्ध, यानी सीरियल नंबर के साथ में क्रमबद्ध रूप से लिख लेना ही हमारा क्या कहलाता है? जर्नल कहलाता है। जर्नल देखने में तो केवल जर्नल लगता है, लेकिन इसमें जितने भी लेन देन होते हैं उनको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करते हुए लिखा जाता है। अगर वो सुबह 10 बजे हुआ है तो उसका सीरियल नंबर 10 बजे के हिसाब से होगा, रात के 10 बजे हुआ है तो उसका सीरियल नंबर रात के 10 बजे के हिसाब से होगा। और जहाँ एंट्री होती हैं उन एंट्रियों के साथ में होता है। इस वीडियो में तो सब कुछ शामिल नहीं हो पाएगा, केवल एक बेसिक आपको परिचय ही इनका देंगे, क्योंकि जर्नल के लिए तो स्वयं कम से कम 3-4 वीडियो बनाने पड़ेंगे तो समझ में आएगा। जर्नल का मतलब यहाँ पर बस बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो इतना ही समझ लीजिए कि प्रत्येक लेन देन को क्रमबद्ध रूप से एक व्यवस्थित ढंग में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? जर्नल कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद में हमारी खाता बही, प्रत्येक लेन देन के लिए एक अलग खाता खोल देना, ये क्या कहलाता है? हमारा खाता बही कहलाता है। खाता बही में क्या होता है कि जैसे हमने क्रय का खाता हमने अगर खोला, परचेज अकाउंट अगर हमने खोला है, तो परचेज अकाउंट में उस दिन में किस किस स्थान से हमने माल क्रय किया है उन सब का वर्णन एक ही स्थान पर हम क्या करेंगे?
लिख देंगे। उससे क्या होगा कि जैसे हमें अगर क्रय के बारे में देखना है तो एक ही स्थान पर देखा कि हमने किस किस व्यक्ति से क्रय किया और तुरंत देखते ही हमें सूचना मिल जाएगी। तो जर्नल है, खाता बही है, ये हमारे व्यापार का हिसाब किताब स्पष्ट रखने के लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं और इनसे किसी भी व्यापार को व्यवस्थित किया जाता है। अगली चीज़ आती है प्रारंभिक लेखन की पुस्तकें। बहुत अच्छा ये जो टॉपिक है इसके बारे में थ्योरी जरूर आती है और इन पुस्तकों को समझना बहुत ज़रूरी है। यही हमारा बेस है और मैं जो बता रहा हूँ वो किसी किताब में भी नहीं मिलेगा। ये 10 किताबें हैं, वैसे आपको मैक्सिमम किताबें मिल जाएंगी, 7 मिल जाएंगी, 8 मिल जाएंगी, 9 मिल जाएंगी। 9 तो मिलेंगी ही नहीं, आप देख लीजिएगा जो आपकी बुक है उसमें आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप एमकॉम या इससे आगे तक का जो सिलेबस है उसके लिए जब डीप अध्ययन करेंगे तो आपको ये पुस्तकें मिलेंगी। और इन पुस्तकों के नाम बहुत अच्छे से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। देखिए पहली हमारी होती है क्रय पुस्तक, ऐसे पढ़ाएंगे आपको जो बिल्कुल क्रम से याद होता जाए, क्रय पुस्तक। और दूसरी तुरंत क्रय वापसी पुस्तक। ये कौन सी? विक्रय पुस्तक। ये विक्रय वापसी पुस्तक। पांचवी प्राप्त बिल पुस्तक। प्राप्त बिल पुस्तक का मतलब है कि जिन लोगों को हमने उधार माल बेच दिया, उन्होंने पैसे तो दिया नहीं बल्कि दस्तखत करके एक हमारे लिए कागज़ दे दिया, उसी कागज़ को हम क्या कहते हैं? प्राप्त बिल। यानी उनका जो बिल है वो हमारे लिए प्राप्त है, यानी हम जैसे ही उनको बिल दिखाएंगे तुरंत वो हमें क्या देंगे? पैसे देंगे, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्राप्त बिल। और जिससे हमने अगर उधार खरीदा है तो उसने हमारे लिए भी एक बिल दिया होगा, वो हमारा कौन सा होगा? देय बिल। 7वें नंबर पे आती है हमारी कौन सी? रोकड़ बही। बहुत इंपॉर्टेंट है रोकड़ बही बच्चों। रोकड़ बही का मतलब क्या होता है कि कोई भी लेन देन हो रहा है, इस पुस्तक को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही पैसा आएगा या पैसा जाएगा तुरंत उसका लेखांकन होगा, वो किसमें होगा? रोकड़ बही में। तो रोकड़ बही में समस्त नगद प्राप्तियां और नगद भुगतानों का लेखा होता है, इसी को हम कहते हैं रोकड़ बही, ठीक है। 8वां खुदरा रोकड़ बही। ये खुदरा रोकड़ बही क्या होती है? देखिए बच्चों, सुबह से शाम तक जब व्यापार चलता है तो कुछ छोटे छोटे लेन देन होते हैं, उन छोटे छोटे लेन देनों को बार बार रोकड़ बही में नहीं लिखा जाता है, बल्कि एक ऐसी छोटी सी पुस्तक बना दी जाती है जिसमें जो छोटे छोटे लेन देन हैं, कभी नाश्ता मंगा लिया, कभी कोई चीज़ की 10, 20, 50 रुपए की कोई चीज़, कभी ठेला भाड़ा दे दिया, कभी किसी भिखारी को दान दे दिया, कभी दान किसी व्यक्ति संस्था को दे दिया, कभी कहीं चंदा दे दिया। तो इस तरह के जो छोटे छोटे लेन देन होते हैं उनको एक जगह पे लिखते रहते हैं और शाम का जो टोटल है वो कहाँ? रोकड़ बही में, जिससे ये गंदी ना हो, ठीक है। तो खुदरा रोकड़ बही का मतलब छोटा छोटा और रोकड़ बही का मतलब जो मेन लेन देन होते हैं, ठीक है। और 9th जो पार्ट है वो किसका है? मुख्य जर्नल का। ये हमारी सबसे प्रमुख बुक होती है। और जो 10th होती है वो कौन सी है? रफ पुस्तक। ये रफ पुस्तक व्यापार में रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? कि पड़ोसी कोई चीज़ लेने आया और लेके और अपने कस्टमर दिखाने चला गया, थोड़ी देर में पता चला कि वो वापस ही नहीं आया। अब हमने बहुत चीज़ें तो ध्यान रखी, लेकिन जब बिजनेस हमारा भी बड़ा है तो हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी जो हिसाब किताब है वो एकदम क्लियर बना रहे, तो उसके लिए एक रफ पुस्तक जैसी किसी ने लिया हमने तुरंत उसमें एंट्री कर दी, देने आया हमने उसे काट दिया, नहीं देने आया तो शाम को उससे हिसाब किताब कर लिया, तो हम भूलेंगे नहीं। और कोई भी लेन देन है ऊपर की पुस्तकों में कहीं पर भी अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको भी दूर करने के लिए हम किसका? रफ पुस्तक का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये है प्रारंभिक लेखन की पुस्तकें। और ये कितनी पुस्तकें हैं? 10 पुस्तकें। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे तक काम करेंगे। बच्चे BCom MCom कर जाते हैं, उन्हें प्रारंभिक लेखन की पुस्तकों का ही अध्ययन नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है कि कौन सी हैं, वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो अगला है हमारा तलपट, इसे हम परीक्षा सूची कहेंगे। ये गणितीय शुद्धता बताता है, केवल गणितीय शुद्धता, बाकी व्यवहारिक शुद्धता नहीं बनाएगा, सैद्धांतिक शुद्धता नहीं बनाएगा। कहीं लेखांकन में अगर आपने कुछ मतलब गड़बड़ कर दिया है और 2 अमाउंट एक सी हैं तब भी ये नहीं बताएगा। यानी इससे हम केवल फाइनेंशियल त्रुटियों का पता कराते हैं कि फाइनेंशियल जो त्रुटियां हैं वो हमारी कहाँ कहाँ पर हुई हैं, उनका हमें पता चल जाता है। तो एक प्रकार की तलपट है, परीक्षा सूची है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पष्ट कीजिए कि तलपट एक खाता नहीं है बल्कि परीक्षा सूची है। तो तलपट से सिर्फ हमें किसके बारे में पता चलता है?
गणितीय शुद्धता के बारे में पता चलता है। भारतीय बही खाता प्रणाली ये बहुत ही प्राचीन प्रणाली है, जिसमें हमारे जो पुराने व्यापारी थे वो एक विशेष प्रकार से, यानी लाइनें नहीं खींचते थे, वो मोड़ करके जो पन्ना होता था उसको 8 भागों में मोड़ करके रोकड़ बही बनाते थे, तो उसको हम भारतीय बही खाता प्रणाली कहते हैं। और अगर नाम नकल बही और जमा नकल बही बनती तो वो 6 भागों में मुड़ती थी, ठीक है। तो इसमें 8 सलें होती हैं और जो नाम नकल बही और जमा नकल बही होती है उसमें 6 सलें होती हैं, ठीक है। तो ये भारतीय बही खाता प्रणाली है। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल न्यूमेरिकल का पोर्शन है, इसके बाद कहीं पर भी न्यूमेरिकल का पोर्शन नहीं है। बाकी जो 3 पार्ट हैं वो किसके हैं, थ्योरी के हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी हम यहीं पर इसको रोकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि जो बातें मैं बताऊंगा वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो चलिए हम बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।